हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जब आप किसी से काम कराते हैं या वर्क कराते हैं तो आप उसका पेमेंट करते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे तो उसमें से TDS काटेंगे और TDS होगा अंडर सेक्शन 194C के तहत। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा कि सेक्शन 194C में आपको क्या क्या करना होता है। मोटे तौर पर मैं आपको बताऊं, उसमें ये है कि जब आप कोई पेमेंट किसी इंडिविजुअल को या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF को करते हो तो आपको 1% TDS काट करके उनको पेमेंट करना होता है। और अगर आप इंडिविजुअल या HUF के अलावा किसी और को पेमेंट करते हो, यानी किसी कंपनी को पेमेंट करते हो, या आप LLP को पेमेंट करते हो, या किसी फर्म को, या किसी सोसाइटीज़ को, या किसी और को पेमेंट करते हो, तो आपको 2% TDS काटना मैंडेटरी होता है। अब मैं आपको पूरी डिटेल के साथ ये सेक्शन क्या है और इसमें बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये भी बता दूं मैं आपको इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है। तो उसके लिए कोई बिल होता है, एक बिल है, और वो बिल अगर 30,000 से नीचे का है तो आपको TDS नहीं काटना, और अगर वो बिल 30,000 से ऊपर होता है तो आपको TDS काटना होता है। या एक व्यक्ति को आप पूरी साल में 1 लाख रुपए या इससे ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको TDS काटना ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है, तो आपको वो TDS ज़रूर काटना है। अब मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, रिटर्न कैसे जमा होगी और इसका टैक्स कैसे जमा होता है, कब जमा होता है, इसकी सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सेक्शन 194C होता क्या है। यह सेक्शन 194C states that any person responsible for paying any sum to the resident contractor for carrying out any work include the supply of labor। यानी कोई भी आप काम कराते हैं तो उसमें जो लेबर वगैरह का काम होता है, लेबर की सप्लाई होती है, उसका जो पेमेंट होता है। अब है पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS अंडर दिस सेक्शन, मतलब कौन कौन से लोग हैं जिनको ये TDS काटना ज़रूरी है। एनी स्पेसिफाइड पर्सन, एनी स्पेसिफाइड पर्सन कौन होते हैं? एनी स्पेसिफाइड पर्सन वो होते हैं जो कि किसी सेक्शन के तहत मैंडेटरी किया जाता है या नोटिफिकेशन जारी करके उनको बताया जाता है कि ये स्पेसिफाइड है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि ऑडिट में आते हैं, यानी जिसकी टर्नओवर 1 लाख रुपए से ऊपर है, वो इस सेक्शन में आते हैं, यानी उनको ऑडिट कराना मैंडेटरी होता है। दूसरा है एनी पार्टनरशिप फर्म, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो इस सेक्शन में आती है, उनको TDS काटना ज़रूरी होता है। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, एनी लोकल अथॉरिटी, एनी कॉरपोरेशन एस्टेब्लिशमेंट बाई और अंडर सेंट्रल और स्टेट प्रोविंशियल एक्ट। छठा है एनी कंपनी। सातवां एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी। आठवां एनी अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाई और अंडर एनी लॉ इंगेज्ड आइदर फॉर द पर्पस ऑफ डीलिंग विद एंड satisfying the need for housing accommodation or for purpose of planning, development or improvement of cities, towns and villages or for both। इन दोनों वो भी हो सकते हैं। और फिर 9वां है एनी सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 और अंडर एनी लॉ corresponding to that एक्ट इन फोर्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। और 10वां नंबर है ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट हो उसको भी TDS काटना मैंडेटरी होता है। और 11वां है एनी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड बाय अंडर ए सेंट्रल स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट एंड एन इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3 ऑफ द यूनिवर्सिटी
ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956 और वार्मा है एनी गवर्नमेंट ऑफ ए फॉरेन स्टेट और फॉरेन इंटरप्राइजेज और एनी एसोसिएशन और बॉडी एस्टेब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया। ये थे ऐसे पर्सन जिनको टीडीएस काटना जरूरी है, मैंडेटरी है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194C, यानी जो वर्ड है वर्क, काम, तो काम के अंदर कौन कौन से काम आते हैं वो ही मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 एडवर्टाइजिंग, नंबर 2 ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग। नंबर 3 है कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाई एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अदर देन रेलवेज, यानी रेलवे को छोड़ करके। और चौथा है कैटरिंग, यानी कैटरिंग का जो काम है उसका पेमेंट करते हैं तो भी आपको टीडीएस काटना ज़रूरी होता है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सप्लाइंग ऑफ ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग द मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर और इट्स एसोसिएट्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 40A subsection 2 but does not include manufacturing or supplying of a product according to the requirement or specification of a customer by using the material purchased from a person other than such a customer। अब मैं आपको बताता हूँ टाइप ऑफ डिडक्शन, ये टीडीएस कब काटा जाएगा। यानी जैसे आप किसी से काम कराते हैं, आपने काम तो करा लिया, उसने आपको बिल दे दिया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, या आपने पेमेंट कर दिया और उसका बिल नहीं आया, तो उस केस में टीडीएस कब कटेगा। तो इसमें क्या है, इन दोनों में जो भी पहले हो, यानी या तो आपने पेमेंट कर दिया हो तो जो पेमेंट डेट है वो डेट मानी जाएगी, या आपने बिल रिसीव किया है और उसको क्रेडिट दे दिया, उसको जो भी उसका काम है उस अमाउंट का आपने अपने अकाउंट में क्रेडिट दे दिया है, तो लायबिलिटी आपको उस डेट से मानी जाएगी। तो उसके बारे में लिखा है टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द अमाउंट इज पेड और टू क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में जो भी पहले हो, या तो आपने उसको क्रेडिट दे दिया है या आपने उसको पेमेंट कर दिया है, इन दोनों में से जो भी पहले है वो आपको डेट इसकी मानी जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ किस किस परिस्थिति में आपको टीडीएस नहीं काटना। यानी नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द सम पेड और क्रेडिटेड इन परसुएंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट एक्सीड 30,000। यानी आपने कोई काम कराया है और कॉन्ट्रैक्टर का बिल 30,000 रुपये से नीचे है तो आपको कोई टीडीएस नहीं काटना है। दूसरा है बेयर द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ सच सम क्रेडिट और पेड और लाइकली टू बी credited or paid during the financial year does not exceed 1 lakh rupees, the person responsible for paying such sum will not deduct TDS under this section। इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने कोई किसी से काम कराया तो वो एक बिल का जो लिमिट है वो है 30,000 रुपये का, लेकिन उसने 30,000 रुपये की जगह आपको 20,000 रुपये के बिल दे दिए 6, तो वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा के बैठते हैं, तो वो 6 बिल मिला करके 20,000 के हो जाते हैं 1,20,000। तो वो 1 लाख रुपए से ऊपर की लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है तो आपको टीडीएस काटना होता है। सेम यही बता रहा है कि अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसके जो सभी बिल हैं वो अगर 1 लाख से ऊपर नहीं है तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। और फिर तीसरा नंबर है इंडिविजुअल्स और एचयूओ not to deduct tax if the payment or amount credited to the contractor is for personal use। अगर पर्सनल यूज़ के लिए काम करवाया तो आपको टीडीएस काटने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ टीडीएस का रेट कितना होगा। नंबर 1, पेमेंट जो आप कर रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल को कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी HUF को कर रहे हैं,
तो आपको TDS काटना है 1%। और अगर आप किसी कंपनी को, फर्म को, LIP और टू एनी अदर रेजिडेंट पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HUF, यानी कोई HUF और इंडिविजुअल नहीं है, तो फिर आपको 2% TDS काटना है। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्ट का आप काम कराते हो, ट्रांसपोर्टर से किसी से अपनी सेवा लेते हो या उसकी सर्विस लेते हो, तो आपको TDS नहीं काटना है। कब नहीं काटना? जब उसके जो गाड़ियां हैं उसके पास वो 10 से कम हों। अगर उसके पास 10 से कम गाड़ियां हैं तो आपको TDS नहीं काटना। और अगर उसके पास 10 से ज़्यादा गाड़ियां हैं तो आपको जो नॉर्मल रेट है उसके हिसाब से TDS काटना है। अगर ट्रांसपोर्टर कोई इंडिविजुअल है तो आपको 1% TDS काटना है। और अगर कोई ट्रांसपोर्टर कोई कंपनी या फर्म या LLP वगैरह है अदर देन इंडिविजुअल और HUF है, तो आपको 2% TDS काटना है। आपको अगर वो पैन कार्ड प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो आपको नॉर्मल रेट पे TDS नहीं काटना है। जैसे इंडिविजुअल के केस में आपको 1% काटना है, कंपनी के केस में 2% काटना है, या ट्रांसपोर्टर के केस में तो वही सेम रेट रहेगा, तो आपको 20% TDS काटना पड़ेगा। यानी आप ये समझिए कि आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर से काम कराया और आपने पेन नंबर मांगा उससे, तो वो पेन नंबर नहीं देता है, या वो कहता है जी हमारे पास पेन नंबर नहीं है, तो आपको उसके अमाउंट पर 20% TDS काटना होता है। और ऐसे केसों में TDS कट भी जाता है, और जिसका TDS कटता है उसको कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अगर जमा करेगा तो उसको उसका रिफंड या उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। ये पैसा सीधे गवर्नमेंट के खाते में जाता है, क्योंकि जब आप पेन नंबर नहीं दोगे तो वो किसी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा वो अमाउंट, तो वो सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा, उसका बेनिफिट गवर्नमेंट को मिलेगा। और जिसका पैसा कट रहा है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो पेन नंबर है उसमें नहीं जाएगा, तो फिर पैसा उसको कैसे मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर इनकम टैक्स में अपने असेसिंग ऑफिसर के पास एक फॉर्म होता है, वो जमा करते हैं, तो उस पर लोअर टैक्स डिडक्शन जिसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, अगर वो प्रोवाइड कराता है तो जितना % उसके फॉर्म में दिया हुआ है अंडर सेक्शन 197 के तहत, उतना ही आपको TDS काटना होता है। जैसे कोई कंपनी है उसको 2% TDS काटना है, और अगर वो सर्टिफिकेट लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट ले आते हैं उसमें लिखा हुआ है आधा %, तो आपको आधा % काटना है। या नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी देते हैं, तो अगर वो नो डिडक्शन का सर्टिफिकेट देता है तो फिर आपको कोई भी टैक्स नहीं काटना। अब मैं आपको बताता हूँ थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट में है कोई एक बिल अगर 30,000 या इससे ज़्यादा का है तो आपको TDS काटना है। या पूरी फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा आपको पेमेंट करना होता है तो फिर आपको TDS काटना है। जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर एक बिल नहीं देता, 20-20 हज़ार रुपये के पूरी साल में 6 बिल दे देता है, तो 1,20,000 रुपये का पेमेंट करना है आपको, तो वो 1 लाख रुपये से ऊपर की लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है, तो फिर आपको TDS काटना है। और TDS का जो सिस्टम है उसी के हिसाब से काटना है। अगर वो इंडिविजुअल है या HUF है तो 1%, और अगर कोई अदर देन इंडिविजुअल और HUF है तो 2% काटना है। अदर देन में मैंने आपको बता दिया है, अदर देन में कंपनी हो सकती है, कोई ट्रस्ट हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कंपनी हो सकती है, LLP हो सकती है। इस तरह से जो इंडिविजुअल और HUF नहीं है वो सारे लोग अदर में आते हैं, तो आपको 2% TDS काटना मैंडेटरी है, तो वो आपको काटना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो आप टैक्स काटते हैं कि पीरियड लिमिट क्या है, उसकी सीमा क्या है। उसमें नंबर 1 पर है, जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो अगर गवर्नमेंट है तो आपको उसी दिन टैक्स जमा कराना होता है। और इसके अलावा गवर्नमेंट नहीं है तो आपको 2 डेट होती है, मार्च महीने को छोड़ करके किसी महीने में आप काम कराते हैं और या क्रेडिट देते हैं, तो उसके अगले महीने में 7 दिन के अंदर आपको TDS को जमा कराना होता है।
यानी फरवरी का महीना चल रहा है तो आपने 5 फरवरी को उसका TDS काटा, तो अगला महीना आएगा मार्च, तो आपको 7 मार्च या इससे पहले TDS जमा कराना होता है। या आपने दिसंबर में TDS काटा तो दिसंबर के बाद महीना कौन सा आता है, जनवरी का, तो जनवरी के महीने की 7 तारीख तक या उससे पहले आपको TDS जमा कराना होता है। यानी नेक्स्ट मंथ के 7 दिन के अंदर आपको वो टैक्स जमा कराना होता है। और अगर आप TDS मार्च के महीने में, यानी मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का लास्ट महीना होता है, अगर आप TDS मार्च के महीने में काटते हैं तो फिर आपको 7 दिन नहीं है बल्कि पूरा महीना दिया जाता है। यानी आपको 30 अप्रैल तक वो टैक्स जमा कराना होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 1 महीने का जो है वो सिर्फ मार्च के महीने में आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मार्च का महीना जो होता है वो क्लोजिंग का महीना होता है, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको 1 महीने का कर दिया, क्योंकि मार्च के महीने में क्लोजिंग होने की वजह से काम होते हैं बहुत, तो इसकी सारी किसकी कितनी पेमेंट बाकी है, क्या करनी है, वो सारी अकाउंटिंग को प्रॉपर बनाते तो उसमें टाइम लगता है, इसलिए गवर्नमेंट ने 1 महीना का टाइम दे दिया है। आप 30 मार्च तक उस टैक्स को जमा करा सकते हैं। और अगर आप 30 मार्च के बाद जमा कराएंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। जब आप TDS काटते हैं तो आपको TDS की एक रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, वो क्वार्टरली होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्वार्टरली जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या है। TDS की रिटर्न जो होती है वो क्वार्टर के हिसाब से जमा करने पड़ती है। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं। पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून, तो उसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर। जुलाई अगस्त सितंबर ये सेकंड क्वार्टर हो गया। अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर हो गया। और जनवरी फरवरी मार्च ये फोर्थ क्वार्टर हो गया। अप्रैल टू जून के जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी रिटर्न आपको 31 जुलाई तक जमा करनी होती है। और दूसरा क्वार्टर होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर के बाद अक्टूबर आता है, तो 31 अक्टूबर तक आपको वो रिटर्न जमा करानी होती है। फिर थर्ड क्वार्टर आता है आपका दिसंबर का, तो दिसंबर के बाद जनवरी आती है, तो आपको 31 जनवरी तक रिटर्न जमा करानी होती है। अब फिर आता है फोर्थ क्वार्टर। फोर्थ क्वार्टर में आपको ज़्यादा टाइम दिया जाता है। फोर्थ क्वार्टर की जो TDS की रिटर्न है वो आपको 31 मई तक जमा करानी होती है। जब आप किसी का टैक्स काटते हैं, TDS काटते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट भी इश्यू करना होता है। तो हर क्वार्टर का सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है सैलरी के अलावा। तो वो सर्टिफिकेट होता है फॉर्म 16A के रूप में। तो आप फॉर्म 16A को अपने जो भी डिडक्टी है उसको देंगे। उसकी जो ड्यू डेट है वो इस तरह से है। जो फर्स्ट क्वार्टर है उसकी है 15 अगस्त, यानी जून की जो रिटर्न है उसकी आपको 15 अगस्त तक TDS सर्टिफिकेट इश्यू करके देना होता है। दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई टू सितंबर की जो डेट है सर्टिफिकेट इश्यू करने की वो है सितंबर के बाद फिर अक्टूबर आता है, फिर अक्टूबर के बाद नवंबर यानी 15 नवंबर है। और फिर फोर्थ क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर इसकी है 15 फरवरी। और जो फोर्थ क्वार्टर है उसकी जो ड्यू डेट है सर्टिफिकेट इश्यू करने की वो है 15 जून। दोस्तों मैंने आपको डिटेल से इस वीडियो में बता दिया कि जब आप किसी से काम कराते हैं, वर्क कराते हैं, तो और उसका पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को करते हैं जो इसने काम किया है, तो उस पर आपको अंडर सेक्शन 194C के तहत TDS काटना होता है और वो जमा कराना होता है। कैसे जमा कराते हैं उसकी सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं, डेट्स बता दिए हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि आपको TDS किस तरह से काट के किस तरह जमा कराना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। हम इस चैनल पर तरह तरह की नई नई जानकारी की वीडियो डालते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो होती हैं, GST से रिलेटेड वीडियो होती हैं, और इसके अलावा अदर फाइनेंशियल हम इस चैनल पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। बिजनेस के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं, GST की रिटर्न किस तरह जमा की जाती है, और भी बहुत सारे GST से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, उस पर वीडियो बनाते हैं। MSME है या और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं
टॉपिक हैं उस पर हम वीडियो बनाते हैं। तो आप हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो आती है उसको देखिए। बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आप बेल आइकन पर प्रेस कर देंगे तो हम जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा, तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं, तो हम कोशिश करते हैं आपके सभी सवालात के उत्तर देने की। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप जब हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की। जब आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हमें और एनर्जी मिलेगी और अच्छी वीडियो बनाने की। इसलिए आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल टेक सेल बाय फरजंद अली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।